नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज का नाम है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। और इस कार्यक्रम में जो भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर हम बात करेंगे। और अलग अलग सेगमेंट पर आधारित जो योजनाएं हैं, जैसे कृषि, महिला से जुड़े हुए, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए, तो विभिन्न जो सेगमेंट हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं होंगी उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जो योजनाएं हैं वो कब स्टार्ट हुई हैं, किस उद्देश्य से वो प्रारंभ की गई हैं, उससे कौन लाभार्थी होंगे, योजनाओं की विशेषताएं क्या है, उसका जो रेगुलेशन है वो कौन कर रहा है, क्या उसमें केंद्र राज्य दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं या सिर्फ वो राज्य आधारित ही योजना है। इसके अलावा उस योजना से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि क्या हाल फिलहाल में उस योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो काफ़ी पहले स्टार्ट हुई हैं लेकिन समय पर अलग अलग हाल के वर्षों में उनमें बड़े स्तर के बदलाव किए गए हैं, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से डिटेल में इन योजनाओं पर हम बात करने वाले हैं और ख़ास ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट हैं। तो आज का जो पहला एपिसोड होगा वो कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि कृषि एक बड़ा सेक्टर है तो इससे जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो काफ़ी अधिक हैं। तो उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन्हीं पर हम खास तौर पे बात करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आपके सामान्य जागरूकता के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं, बेनिफिशियल हैं। तो उन पर हम बात करेंगे। क्योंकि इसके बावजूद भी क्या है कि जो नंबर ऑफ जो योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनकी संख्या अधिक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं इनको दो पार्ट में हम करेंगे। आज हम पहला पार्ट देखेंगे और बची हुई जो योजनाएं होंगी इसके दूसरे पार्ट में हम देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं। और पहला जो इसका एपिसोड है वो कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं उन पर ही हम बात करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में जो पहला हम योजना ले रहे हैं वो डिजिटल कृषि मिशन है। जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है वो है। डिजिटल जो कृषि मिशन है ये भारत सरकार की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसका जो उद्देश्य है वो डिजिटल जो तकनीक होता है उसका उपयोग करके कृषि जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बड़े स्तर का जो परिवर्तन है वो लाना है। किसानों की जो आय है उसको बढ़ाना है, कृषि में जो उत्पादकता है वो बेहतर करना है। और इस मिशन की अगर हम बात करें तो ये जो मिशन है ये 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को अप्रूवल दे दिया। केंद्र का इसमें अगर योगदान हम देखें तो 1,940 करोड़ है। तो एक बड़ी योजना है। अब किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट की गई है, तो देखिए पहला जो इसका मोटो है वो यही है कि जो किसान है अपने देश के उनको क्या किया जाए, उन्हें मजबूत किया जाए, एम्पावर्ड किया जाए, सशक्त बनाया जाए। और जो भी उनके सहायक डिजिटल जो उपकरण है, जो प्लेटफॉर्म है, उनकी जो सपोर्ट है वो उन्हें प्रदान किया जाए। क्यों? तो किसानों से जुड़ी हुई जो विभिन्न समस्या हैं, जैसे मौसम की जो जानकारी है, जो मृदा है, जो सॉइल है, उसकी जो विशेषता है, जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, फसल से जुड़ी हुई जो विभिन्न जानकारियां हैं, बाजार तक जो उनकी पहुंच है वो समय पर चूंकि नहीं हो पाती है तो उससे जुड़ी हुई जो समस्या है, तो किसानों से जुड़ी हुई जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके संदर्भ में समाधान के लिए ये जो योजना है ये लाई गई। और इसमें खास तौर पे जो ट्रांसपेरेंसी है, जो एफिशिएंसी है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें फसल बीमा, ऋण प्रणालियाँ, उस पर बड़े स्तर पे ध्यान देते हुए इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, जो दक्षता है वो बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसका एक और उद्देश्य है जो कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्टिविटी है उसमें विशेष तौर पे जो सुधार लाने की बात कही जा रही है। उसमें जो एआई है, एआई जैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग है, बिग डेटा है, ऐसे इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है, जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है और उसके अलावा जो फसल उत्पादन है उसको बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो कई ऐसी समस्या हैं, जैसे मृदा की उर्वरता से जुड़ी हुई समस्या है, जल जमाव की कहीं समस्या है तो कहीं जल अभाव की समस्या है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि जल संसाधन का प्रबंधन किया जाएगा। फसल उत्पादन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कब किस क्षेत्र में कौन सी फसल किस समय बोई जानी चाहिए, उसका अनुपात क्या होना चाहिए, किस मृदा में कौन सी फसल बेहतर
उत्पादन दे सकती है, इन सभी बातों का ध्यान दिया गया है। और इसके लिए पूरा जो डिजिटल जो पहचान है उसकी भी बात कही गई है। 11 करोड़ जो किसान हैं उनके लिए डिजिटल फार्मर आईडी है वो बनाई जाएगी, जिसमें 6 करोड़ 2024-25 में, 3 करोड़ 25-26 के वित्तीय वर्ष में और 2 करोड़ 26-27 में बनाई जाएगी। इस तरह की जो डेटा है वो दिए गए हैं। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो एग्रीटेक एक डिजिटल जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें किसान पूरी तरह से क्या करेंगे तो एक तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने लैंड, अपने जो है उसका जो रिकॉर्ड है वो इस पर दर्ज कर सकते हैं। फसल से संबंधित जो भी आंकड़े हैं और सरकारी जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर क्या है प्राप्त की जा सकती है। एक तरह से ये पूरा इंटीग्रेशन है। इसके लिए 3 प्रमुख जो रजिस्ट्री है, किसान रजिस्ट्री, गांव भूमि मानचित्र और फसल बोने का जो पंजीकरण है वो किया जा सकता है। डिजिटल जो प्रमाणीकरण है इसके माध्यम से क्या होगा कि जो कागजी कार्रवाई है और जो भौतिक यंत्र हैं उनको कम किया जा सकता है। एक तरह से पेपरलेस करने की जो बात है वो इसके द्वारा की जा सकती है। यही नहीं, महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये भी है कि कृषि निर्णय समर्थन आधारित ये प्रणाली है। फसल, मिट्टी, मौसम, जल जो संसाधन है उस पर रिमोट सेंसिंग के माध्यम से एक पूरा जो कह सकते हैं निगरानी है वो की जा सकती है। उस पर आधारित ये पूरा जो जियो स्टेशनरी सिस्टम होता है उस पर ये आधारित है। इससे क्या होगा कि सूखा, बाढ़, कोई आपदा है, इन कह सकते हैं जो चरम परिस्थितियां हैं उन पर निगरानी की जा सकती है और किसानों को बचाया जा सकता है। जो मृदा प्रोफाइल है, सॉइल जो प्रोफाइलिंग है, डिजिटल जो फसल सर्वे है उस पर ध्यान दिया जा सकता है। देश की 142 जो मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है उस पर विस्तृत लेवल पर जो सॉइल प्रोफाइल है उसका मैपिंग किया जा सकता है। मोबाइल आधारित जो भी डिजिटल फसलें हैं उन फसलों के सर्वेक्षण से जो मौसम है, जो वेदर है उस पर नज़र रखी जा सकती है और इससे किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है और उनके जो मार हैं उनसे भी बचाया जा सकता है। किसान हितैषी जो ऐप हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। एआई बिग डेटा का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल जो फार्मर आईडी है वो बनाए जा रहे हैं। लाभ बड़े स्तर पर इसके हो रहे हैं। जैसे अगर लाभ की बात करेंगे तो इस तरह के जो भी स्टार्टिंग की गई है इससे क्या हो रहा है कि जो पेपरलेस होने की बात कही जा रही है, इस कारण से जो बड़े स्तर पे जो प्रकृति को, नेचर को, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है उससे कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। एक पारदर्शिता लाई जा सकती है। जो सटीक डेटा है उनका आकलन किया जा सकता है, उस पर आधारित जो नीतियां हैं वो बनाई जा सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृषि सेक्टर में जो भी आधुनिक खेती है उसकी जो शुरुआत है वो इससे हो चुकी है। कृषि में जो निर्यात है वो भी अब बढ़ने वाला बात है। लेकिन सारे लाभों के अलावा देखें तो बहुत सारे चैलेंजेज हैं। जैसे जो भी इस तरह की तकनीक का जो एक समावेशन करने का जो प्रयास किया जा रहा है इसमें जो लागत है वो अधिक आ रही है, क्योंकि जो भी कंप्यूटिंग है, जो भंडारण है, इससे जुड़े हुए जो चुनौतियां हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसी समस्याएं हैं। डिजिटल जो साक्षरता है, कई जो किसान हैं उन्हें डिजिटल जो उपकरण है उन्हें चलाने ही नहीं आता है, तो कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी ढांचे के स्तर पे देखें तो बहुत सारे ऐसे दुर्गम, विकास से कटे हुए, अभी भी वहाँ पर विकास की जो स्थिति है वो काफ़ी पिछड़ी है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो है ही नहीं। वहाँ पर बिजली की सप्लाई ही नहीं है। सोलर एनर्जी पर्याप्त रूप से वहाँ विकसित नहीं की गई है। डेटा की जो गोपनीयता है वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान के जो डेटा है उनकी जो सुरक्षा है और उनकी जो गोपनीयता है उसको लेकर भी कंसर्न बना हुआ है। और जो अलग अलग विविध जो कृषि प्रणालियां हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो स्थानीय स्तर पे जो पहले से चलती आ रही परंपरागत जो तरीके हैं, जो पद्धतियां हैं, वो भी एक चैलेंज का विषय बना हुआ कि कैसे वहाँ के जो लोग हैं वो परंपरागत तरीकों को छोड़कर जो आधुनिक कृषि तकनीक है, जो पद्धति है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और इसके संदर्भ में देखें तो अब रेगुलेशन की बात करें तो इस योजना को लागू करने के लिए, क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग इसमें कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। मिशन को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण जो मंत्रालय है उसके द्वारा लागू किया जा रहा है और विभिन्न जो राज्य हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश है, उनका भी इसमें पार्टनरशिप है। सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात करें तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो भी निजी जो सेक्टर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे डिहार्ड, क्राइपाइन, ऐसे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं,
अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उनका कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका सहयोग भी लिया जा रहा है। भारत नेट जो परियोजना है ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो हाई स्पीड इंटरनेट जो कनेक्टिविटी है वो प्रदान करती है। तो इस परियोजना के तहत विभिन्न जो ग्रामीण, दुर्गम, पर्वतीय, पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर इंटरनेट जैसी जो व्यवस्था है या इस तरह की जो भी फैसिलिटी है उनको कहीं ना कहीं पहुँच के स्तर पे इनका मदद दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना है वो भी महत्वपूर्ण की तौर पे की जा रही है। अब इसमें अगर आवेदन की जो प्रक्रिया उसकी अगर बात करें तो किसान क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो जो भी किसान है वो अपने नियरेस्ट किसी भी कृषि जो कार्यालय हैं, डिजिटल सेवा जो केंद्र होते हैं वहाँ पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार कार्ड, जो भी भूमि का रिकॉर्ड है, अन्य जो भी संबंधित जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको शामिल कर सकते हैं। और कई राज्यों में ऑनलाइन जो आवेदन है उसकी जो सुविधा है वो उपलब्ध करा दी गई है। तो ये पूरा हमने इस योजना के बारे में देखा। दूसरी जो योजना है वो पशुधन क्षेत्र के लिए है, क्रेडिट गारंटी योजना। 2023 से ये योजना बड़े स्तर पे संचालित की गई है। भारत जो सरकार है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, उसके मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का जो पशुपालन और डेयरी जो विभाग है उसी के द्वारा 2023 में पशुपालन और संरचना विकास निधि के तहत पहली जो क्रेडिट गारंटी योजना है वो स्टार्ट की गई थी। तो आपको ये ध्यान देना है कब स्टार्ट की गई, किसने स्टार्ट की, किस विभाग के निधि के द्वारा ये स्टार्ट की गई, ये सारी बातें आप देख सकते हैं। अगर उद्देश्य की बात करें तो ऋण की उपलब्धता, जो भी अवेलेबिलिटी है, ऋण की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना है, क्योंकि परियोजना को व्यवहारिक स्तर पे एक लागू करने के लिए जो भी वित्तीय संस्थान है उन संस्थानों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो रिस्क है, रिस्क को कम करना है। जो भी ब्याज मुक्त और परिसंपत्ति आधारित, एसेट आधारित जो ऋण सुरक्षा है वो सुनिश्चित करना है। छोटे जो उद्यमी हैं उनको सपोर्ट प्रदान करना है। वंचित पहली पीढ़ी के जो पशुधन उद्यमी हैं उनको ऋण की सुविधा कहीं ना कहीं देखें तो उपलब्ध कराना है। वंचित मतलब जिनको इस तरह की किसी भी योजना या स्कीम्स का लाभ नहीं मिल रहा है और जो उनके पशु हैं, पशु का जो एक पशुधन कहा जा सकता है, जो भी उनके पास रिसोर्स है उससे जुड़े हुए जो भी उद्यमी हैं उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। अगर इस के पूरे क्रेडिट गारंटी फंड के विवरण की बात करें तो जो निधि की राशि इसके लिए आवंटित की गई है वो यहाँ पर दी गई है, कितना करोड़। संचालन के स्तर पे जो संस्था है वो नाबार्ड इसे रेगुलेट कर रही है। ट्रस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है, पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी है NAB, जो संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नाबार्ड की ही एक पूरे स्वामित्व में ये काम करती है। उद्देश्य क्या है, जो भी MSMEs हैं उनको दिए जाने वाले जो ऋण हैं उन पर 25% तक की जो गारंटी है वो कवर प्रदान करना। तो इसकी विशेषताएं हमने देख लिया। इसके अलावा एक दो चीज़ें और है इसमें, जैसे एनिमल हस्बेंड्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो फंड है ये महत्वपूर्ण है, जिसे हम AHID कहते हैं। इसकी जो स्थापना है वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लगभग 15,000 करोड़ से की गई थी। उद्देश्य क्या था, तो पशुधन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पशुधन से जुड़े हुए जो भी पूरी अवसंरचना है, उससे जुड़ी आधारभूत जो विशेषताएं हैं उन पर खास तौर पे उनका एक जो सृजन है वो करना, उन्हें और विकसित करना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। और पहली जो क्रेडिट गारंटी योजना है इसी फंड के तहत 750 करोड़ से ये स्टार्ट की गई थी। इससे कौन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो MSMEs जो पशुधन आधारित जो व्यवसाय कर रहे हैं, पशुओं से जुड़े हुए, उनसे जो भी कह सकते हैं जो काम कर रहे हैं उसको व्यवसाय का स्तर पे वो यूज कर रहे हैं, तो वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। पहली पीढ़ी के जो उद्यमी हैं, वंचित वर्ग जिनके पास कोई भी गिरवी योग्य संपत्ति नहीं है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे जो पशुपालक हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जानवर नहीं रखते हैं, डेयरी, पोल्ट्री, मांस प्रसंस्करण, चारा उत्पादन, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के प्रमुख जो लाभ हैं, बैंक ऋणदाता के लिए जो जोखिम है वो कम हो गया है। पशुधन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। स्वरोजगार और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिला है। किसानों के लिए वित्तीय जो समावेशन है वो देखने को मिल रहा है। पशुपालन को उद्योग के रूप में कहीं ना कहीं अब स्थापना या एक जो महत्व है वो मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो लाभ हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक और योजना है कृषि अवसंरचना निधि, एग्रीकल्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, ये महत्वपूर्ण है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम विवरण देखें तो योजना का जो अनुमोदन है ये 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था।
यानी कि केंद्र सरकार ने इसे स्टार्ट किया। औपचारिक जो शुभारंभ है वो 2020 में किया गया। योजना की जो अवधि है वो 2020-21 वित्तीय वर्ष से लेकर 2029-30 तक इसका समय रखा गया है, जो 10 वर्षों के अंतराल के लिए किया गया है। योजना के अगर प्रकार की बात करें तो केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उद्देश्य की बात करें कि आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो फसल कटाई के बाद जब फसल पककर तैयार हो जाती है, कटाई का समय होता है, तो अनाज का जो एक स्टोर करने की जो समस्या है वो उसको ध्यान में रखते हुए अनाज जो भंडारण है उसकी जो ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, प्रोसेसिंग है और जो भी लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर करना। सामुदायिक जो कृषि परिसंपत्तियां हैं, कम्युनिटी स्तर पे जो भी एग्रीकल्चर जो एसेट्स हैं उनके लिए एक जो निवेश की कमी थी उस निवेश को और बढ़ाना है। इंटरेस्ट के संदर्भ में क्रेडिट गारंटी के माध्यम से किसानों में कहीं ना कहीं कृषि सेक्टर में उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें और प्रोत्साहित करना है कि नहीं, कृषि जो सेक्टर है स्थानीय स्तर पे बहुत सारे लोग हैं जो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उसे एक व्यवसाय के स्तर पे लाने के लिए जो भी ग्रामीण हैं उनको प्रोत्साहित करना। कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना, क्योंकि कृषि सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारे जो उत्पाद हैं उनके लिए एक प्रॉपर जो चेन है कि उत्पादन क्षेत्र से यानी खेतों से सीधे बाजार तक, स्टोर तक, बड़ी बड़ी मंडियों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है ताकि किसानों को आसानी हो सके, वो अपने उत्पादन का सही जो लाभ है वो प्राप्त कर सके। ये इसके उद्देश्य हैं। और इसके लिए वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें तो अधिकतम ऋण की बात कही गई है, कितना दिया जा सकता है, ब्याज में छूट कितना हो सकता है, ऋण चुकाने की जो अवधि है वो क्या होगी, गारंटी शुल्क क्या होगा, बजटीय जो सहायता है वो कितनी होगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। 2024-25 के लिए जो आवंटन है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि 600 करोड़ रुपए का एक आवंटन किया गया था। प्रमुख की फीचर्स की बात करें तो अन्य योजनाओं से लाभ ले चुके जो व्यक्ति हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये पूरी तरह से सेपरेट योजना है। अगर किसी योजना के तहत आप लाभ प्राप्त करें उसके बावजूद भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और योजना का जो पूरा मैनेजमेंट है, जो निगरानी है, वो MIS के द्वारा किया जा रहा है, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है उसके माध्यम से किया जा रहा है। और इसका जो क्रियान्वयन है योजना का वो बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएँ हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। अगर बेनिफिशियर्स की बात करें, कौन लाभार्थी हैं, तो किसान हैं, कृषि उत्पादक जो कंपनियां हैं, प्राइवेट जो उद्यमी हैं, स्टार्टअप और जो सहकारी समितियां हैं, कृषि उद्यम से जुड़े हुए जो MSMEs हैं, वो इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो योजना है ये भंडारण, लॉजिस्टिक जैसे जो भी ढांचागत सुविधाएं हैं उनके विकास को बढ़ावा देती हैं। और इससे क्या होता है कि फसल का जो नुकसान होना होता है वो नुकसान रोका जा सकता है। ये एक बड़ा जो देखें समस्या था कृषि सेक्टर से जुड़े हुए कि सही भंडारण, सही जो सप्लाई चेन है उस अभाव में क्या होता था कि जो किसानों के द्वारा उत्पादन होता था उसका अधिकांश जो भाग है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता था। अब इस योजना से किसानों को बेहतर जो मूल्य है, किसानों के जो उत्पाद हैं उनका बेहतर जो उत्पादन मूल्य है वो प्राप्त हो सकेगा। और प्राकृतिक जो अनिश्चितताएं हैं, जो एक वेदर से जुड़ी हुई या इस तरह के जो भी रिस्क हैं उनके संदर्भ में जो अनिश्चितता है, जो रिस्क है वो कम हो सकेगा। और आधारभूत जो संरचना है उसके विकास से कृषि क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है, जो रोजगार है, वो भी बेहतर हो सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये योजना स्टार्ट की गई थी। एक और योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा में रहने वाली योजना है। भारत सरकार ने 2020 में देखें तो इसे स्टार्ट किया था, खास तौर पे मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े हुए एक्वाकल्चर कह सकते हैं। उस क्षेत्र में सतत समावेशी उत्तरदायित्वपूर्ण जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना स्टार्ट की गई थी। और इसके माध्यम से खास तौर पे आर्थिक जो समृद्धि है, जो पोषण सुरक्षा है, जो रोजगार सृजन है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। क्योंकि अगर देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में देखें तो पोषण की समस्या है, आर्थिक जो समस्या थी, रोजगार की जो समस्या थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने स्टार्ट किया था। इसके बारे में संक्षिप्त जो जानकारी है, कब शुरू की गई, 2020 में, किस मंत्रालय के द्वारा, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा योजना की जो अवधि है वो 2020-21 से लेकर 2024-25 में की गई थी। कुल जो अनुमानित निवेश था वो 20,000 करोड़ से अधिक था। इसके जो कंपोनेंट थे, केंद्रीय क्षेत्रीय योजना थी, केंद्र प्रायोजित योजना थी। उद्देश्य यही था कि मत्स्य जो क्षेत्र है
जो फिशिंग सेक्टर्स है उसे और इंक्लूसिव बनाया जाए, न्याय संगत बनाया जाए, सतत विकास में उसका अपना रोल महत्वपूर्ण हो जाए, उत्पादन की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि की जाए, वैल्यू चेन डेवलप किया जाए ताकि जब वो तैयार हो तो उसे आधुनिक जो भी तकनीकें हैं उसके इस्तेमाल का लाभ प्राप्त हो सके, रोजगार सृजन हो, आय में लोगों की वृद्धि हो जो भी इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, निर्यात जो संवर्धन है वो किया जाए, जीबीए जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो किया जा सके, और मत्स्य जो पालक हैं उनके संदर्भ में जो एक सिक्योरिटी है, एम्पावरमेंट है, वो सुनिश्चित किया जा सके। और इसके लिए पूरा जो वित्तीय संरचना है अगर उस पर हम बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं और इसी कारण से काफ़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। लक्ष्य की बात करें तो उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ा हुआ है, उत्पादकता भी बढ़ गई है, घरेलू खपत की बात करें तो वो भी बढ़ी हुई है, जीबीए में जो योगदान है सेक्टर का वो भी पहले से बेहतर हुआ है, निर्यात जो आय है वो भी पहले से बढ़ चुका है और इस सेक्टर में देखें तो बड़े स्तर पे जो रोजगार है वो सृजन देखने को मिले हैं। इसके महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो केंद्रीय क्षेत्र योजना है, केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसके तहत देखें तो बड़े स्तर पे जो भी गतिविधियां हैं वो की जाती हैं, जैसे उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, आधारभूत बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फसलोपरांत जो प्रबंधन है, मत्स्य प्रबंधन और इसके संदर्भ में जो नियमन है, रेगुलेशन है, उस पर विशेष तौर पे जो भी इस सेक्टर से जुड़े हुए मछली पालन से जुड़े हुए जो एक्वाकल्चर है उससे जुड़े हुए जो लोग जुड़े हैं उन्हें खास तौर पे इसके लिए रेगुलेट या उनके स्तर पे गाइडेंस प्रदान किया जाता है और इसके संदर्भ में बड़े स्तर पे तकनीकी जो है उसका नवाचार भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेसी कह सकते हैं सर्कुलेटरी जो एक्वाकल्चर सिस्टम है उसे डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, बायोफ्लाक्स, एक्वापोनिक्स, केज कल्टीवेशन, समुद्री घास सजावटी, मछली, समुद्री कृषि, तो बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो गतिविधियां हैं उनको भी शामिल किया गया है। कौन इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं? बहुत सारे जो मछुआरे हैं, मत्स्य किसान हैं, जो मछली पालन करते हैं, जो श्रमिक हैं, विक्रेता हैं या जो सहकारी समितियां हैं, स्वयंसेवी जो इस तरह के संघ हैं, मत्स्य संघ निगम, ईपीएफओ जो कंपनियां हैं, महिला, एससी एसटी, दिव्यांग वाले जो लोग हैं वो इस सेक्टर से जुड़कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बड़े स्तर पे इसका राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इसे रेगुलेट भी किया जा रहा है। जो रेगुलेट करने वाली महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं तो केंद्र सरकार तो है ही, एनएफडीबी भी है और राज्य सरकार और मत्स्य जो विकास बोर्ड है, तो केंद्र स्तर पे भी जो इससे जुड़ा हुआ मत्स्य विकास बोर्ड है वो काम कर रहा है और राज्य स्तर पे और इसके साथ ही जो संबंधित संस्थाएं हैं वो भी इससे जुड़कर इसमें रेगुलेट करने का काम कर रही हैं। उप योजना के संदर्भ में देखें तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 2023-24 से 2026-27 के लिए स्टार्ट की गई। जैसे कि हमने बताया कि इसका जो समय था 5 वर्ष का 2024-25 में समाप्त हुआ, तो फिर से इसे उसके सपोर्ट में एक और सह योजना स्टार्ट की गई। इसके लिए 6000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया। उद्देश्य यही था असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाना और डिजिटल जो पंजीकरण है उसके द्वारा जो एक समावेशन है उसको सुनिश्चित करना। इसके अगर प्रोग्रेस की बात करें तो 31 अगस्त 2024 तक योजना से देश के 35 राज्य और जो यूटीज़ थे उनको प्रभावी स्तर पे वहाँ पर इसे लागू किया गया और इससे लगभग 16 लाख जो लाभार्थी हैं वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। तो इस तरह से इसके बारे में हम देखा। एक और योजना है महत्वपूर्ण है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। ये खास तौर पे चर्चा में है। 2024 में देखें तो प्रधानमंत्री जो अपने देश के हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने केन बेतवा लिंक जो परियोजना है इसकी आधारशिला रखी और बड़े स्तर पे एक प्रमुख अंतर्राज्यीय जो जल हस्तांतरण जो एक ट्रांसफ़र करने की बात है उस रूप में ये परियोजना खास तौर पे चर्चा में रही। मुख्य इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, जैसे सिंचाई क्षेत्र की बात करें तो ये जो लिंक परियोजना है ये बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ पर लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे जो भी स्थानीय स्तर के जो किसान हैं उन्हें सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। सिंचाई के अलावा देखें तो पेयजल की जो आपूर्ति है उस संदर्भ में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण है, क्योंकि झांसी, महोबा, बादा, ललितपुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पहले से ही देखें तो पानी की एक क्राइसिस देखने को मिल रही है, पेयजल की समस्या है कि तो वो जो समस्या है उसके समाधान में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जो परियोजना है वो जल स्थानांतरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि केन नदी जो है मध्य प्रदेश से बेतवा नदी उत्तर प्रदेश तक पानी का जो एक पूरा स्थानांतरण है तो उस रूप में होगा
क्योंकि ये यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फंड की बात करें तो इस पूरे इस योजना के लिए 90% जो वित्त है, जो फंड है, वो केंद्र सरकार, और इसका जो 10% जो फंड है वो राज्य सरकारों के द्वारा कहीं ना कहीं वहन किया जाएगा। प्रोग्रेस की बात करें तो बादा में अब देखें तो एक समर्पित इसके लिए कार्यालय भी खोला गया है 4 जिलों में। टोपोग्राफिकल जो सर्वेक्षण है, यानी कि जो उच्चावत से संबंधित जो पूरा सर्वेक्षण है वो किया जा रहा है। 24 किलोमीटर लंबी जो नहर है उसके निर्माण के लिए एक पूरा जो टेंडर प्रोसेस है वो भी स्टार्ट किया गया है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है खासतौर पर कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई, कृषि सखी योजना। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो प्राकृतिक खेती है उसके प्रशिक्षण के लिए ये जो कृषि सखी योजना है ये स्टार्ट की गई है। इसकी अगर बात करें तो खास तौर पे ये चर्चा में थी क्योंकि 2025 में 2 मई को ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नेचुरल फार्मिंग है, जो प्राकृतिक खेती है, उसको बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। और इस कारण से देखें तो ये जो योजना है खास तौर पे चर्चा में है। किस उद्देश्य से यूपी गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो योजना जो है ये महिलाओं को कृषि क्षेत्र में उनकी जो भूमिका है उसकी जो एक औपचारिक जो पहचान है वो प्रदान करेगी, क्योंकि अभी तक देखें तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं को जो एक पहचान है वो प्रदान नहीं की गई, जबकि बड़े स्तर पे इनकी जो भागीदारी है वो कृषि क्षेत्र में है। तो वो अब ये सुनिश्चित करेगी योजना उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है कि आत्मनिर्भर बनाने का भी काम करेगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन उन्हीं महिलाओं का होगा जो स्थानीय निवासी होंगी, स्वयं सहायता जो समूह है उनसे जुड़ी हों, कृषि कार्य में सक्रिय हों और न्यूनतम जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राप्त हो, ताकि जो भी इससे जुड़ी हुई जानकारी है, रेगुलेशन की जो बात है वो संपादित कर सके। भूमिका की बात करें तो कृषि सखी जो है ये किसानों को प्राकृतिक खेती के जो लाभ हैं उनके प्रति क्या करेंगे, अवेयर करेंगे। जो जैविक खाद है, यानी सामान्य तौर पर देखें तो रासायनिक खाद का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है, जिस कारण से मृदा और एक इन्वायरमेंट को जो क्षति हो रही है, तो उसके जगह पे जो जैविक खाद है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो उनके बारे में किसानों को जानकारी, जो कीटनाशक हैं, बीज उपचार हैं, ऐसे जो विभिन्न मुद्दे हैं उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो इनके माध्यम से सर्कुलेट की जाएगी। यही नहीं, कृषि क्लस्टर की जो निगरानी है वो भी ये करेंगी और किसानों की जो समस्याएं हैं कृषि विज्ञान केंद्र तक पहुंचाने का भी काम करेंगी। प्रशिक्षण और मानदेय की बात करें तो इस योजना के द्वारा प्राकृतिक जो खेती है, जैविक जो उत्पाद हैं उनके निर्माण पर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। इससे जुड़ी जो भी विधियां हैं, जो पद्धतियां हैं, उन विधियों, रोग नियंत्रण आदि विषयों पर इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन जो विजुअल एड्स टूल किट्स हैं उसको इसमें शामिल करते हुए इन्हें बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जिले में 2 जो जैव इनपुट अनुसंधान केंद्र हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे और कृषि सखी को प्रति माह 5,000 मानदेय भी दिया जाएगा। तो इस तरह की जो विशेषता है, इस तरह की जो व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने की है कृषि सखी योजना के तहत। तो आज हमने देख ली जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जो खास तौर पे देखें तो किस सेक्टर से जुड़ी हुई थी, तो ये सभी योजनाएं कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई थी। तो इसकी बची हुई जो योजनाएं जो महत्वपूर्ण है, योजनाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है तो उनको हम इस अगले एपिसोड में कृषि से संबंधित योजनाएं पार्ट 2 में हम कवर कर लेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।